चलो, तो हम लोग एनाटॉमी में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ वो रिकॉर्डेड वाला पार्ट तो सेकेंड बैच में मैंने कराया है, थोड़ा सा है वो कर लेना क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिले है। तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल यूनिट ऑफ लाइफ वो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, मैं आपको लेक्चर सेंड कर दूंगा, ठीक है, वो देख लेना। बहुत सिंपल से बताएंगे, फिर पूरा टाइम 1 घंटा चला जाएगा ना, एक क्लास पूरा चला जाएगा। तो बेटर है हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फटाफट बोलो, स्टार्ट करें हम लोग नया चैप्टर। आसान सा चैप्टर है बच्चा, सेल वाला चैप्टर आसान है, कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। हम सभी लोग बच्चा बचपन से ये चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नाम तो आपने सुना ही है। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। सभी को मालूम है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, हाँ, ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी कि जो आपको आता तो है, ये चैप्टर आसान है, आपको आता तो है, तो जो भी उसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कर लेते हैं, ठीक है। आसान सा टॉपिक है, कोई टेंशन नहीं। चलो, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल की डिस्कवरी से, हिस्ट्री से लेकर ना, कि सेल को किसने डिस्कवर्ड किया पहली बार, लिविंग सेल किसने देखा, सेल थ्योरी किसने दी। ध्यान सुनो, हम सभी ने बच्चा बचपन से सेल के बारे में पढ़ा, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये बताइए सबसे पहली बार सेल को किसने देखा था। अब सभी को मालूम है, कोई ऐसा बच्चा तो है नहीं, रॉबर्ट हुक, सबको मालूम है ना, रॉबर्ट हुक। यस सर। अब डेट आपको याद रखना पड़ेगा, आपने बच्चा बचपन में भी नाम सुना होगा इनका, 1665 इन्होंने पहली बार सेल को देखा था, लेकिन वो बच्चा डेड सेल थे, डेड सेल थे। तो तुम बोलोगे सर कहां से देखा था? एक्चुअली में उन्होंने पेड़ के जो बाहर का कवरिंग होता है, जिसे आप कॉर्क कहते हो बच्चा, कॉर्क, उन्होंने इसी पेड़ के जो बाहर का छाल कैसे है, कवरिंग कहते हैं, कॉर्क उसे कहते हैं, वहीं से देखा था। एक्चुअली में वो उन्होंने सेल देखा था बच्चा, वो खोखला दिखता था, यानी वो मरा हुआ था ना, अंदर में कोई साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, लिविंग पार्ट तो कुछ था ही नहीं। तो केवल वो बाहर से एक ढांचा दिखता था, यानी केवल सेल वॉल दिखता था, अंदर में पूरे खोखले स्ट्रक्चर थे, खाली स्ट्रक्चर था। तो एक तरह से कह सकते हो कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, हाँ, जहाँ हनी भी रहती है, तो उस छत्ते में देखा होगा छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, आप कहिए हॉलो कंपार्टमेंट कहिए, हॉलो कंपार्टमेंट कहिए, ठीक है। तो उन्होंने इसीलिए एक वर्ड यूज किया था सेला, शायद इसी के नाम से सेल रखा गया, तो उन्होंने इसी कंपार्टमेंट का नाम रखा सेला, जो बाद में कन्वर्ट होकर के सेल में कन्वर्ट हो, ठीक है। सेकेंड चीज, उन्होंने जो भी देखा वो एक बुक में मेंशन किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। उन्होंने जो भी देखा उस सारे ऑब्जर्वेशन को उन्होंने एक बुक में मेंशन किया, जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। चलिए, तो बस आपसे एक ही चीज याद रखना है, रॉबर्ट हुक 1665 पहली बार सेल को इन्होंने देखा था, खत्म। कैसा सेल था? डेड सेल था। लेकिन आपकी एनसीईआरटी यहां से स्टार्ट करेगी, अब आप एनसीईआरटी में ध्यान से पढ़िए। सबसे पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा था? एनीवन, कोई बच्चा बता सकता है सबसे पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा था? एनीवन, किसी बच्चों को याद है? डेट है बच्चा 1674, मैसेज कर सकता है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा बचपन में, नाम था बच्चा एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, साइंटिस्ट का नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। उन्होंने सेल्फ अपना माइक्रोस्कोप बनाया, खुद का माइक्रोस्कोप बच्चा बनाया, और उन्होंने बच्चा डर्टी पॉन्ड वाटर, एनसीईआरटी ने आप पढ़ोगे ना तो मिलेगा डर्टी पॉन्ड वाटर, यानी पॉन्ड का जो पानी है उस पानी को उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखे। एक्चुअली में उन्होंने अमीबा पैरामीशियम को देखा था, उन्होंने प्रोटोजोअन्स को देखे थे। तो पानी के अंदर में कुछ ऑर्गेनिज्म बच्चा डांस कर रहे थे, तैर रहे थे ना, गंदा पानी, उसे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो छोटे छोटे बच्चा ऑर्गेनिज्म तैर रहे थे। तो उन्होंने एक्चुअली में प्रोटोजोअन्स को देखे थे, और उन्होंने बच्चे इसके लिए एक नाम यूज किया, जो ऑर्गेनिज्म को देखा उसके लिए एक नाम यूज किया, एनिमल क्यूले, एनिमल क्यूले।
तो उन्होंने इसके लिए एक वर्ड यूज किया था एनिमलक्यूले। चलिए, एनसीईआरटी में डेट मेंशन है, याद रखिए। अब आप लोगों को मालूम बच्चा सबसे पहली बार न्यूक्लियस किसने ढूंढा? एनीवन, कोई बच्चा बता सकता है? पहली बार न्यूक्लियस को देखने का क्रेडिट गए थे एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। ये नाम बच्चा एनसीईआरटी में 2 बार दिए। एक तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में है ये रॉबर्ट ब्राउन का नाम, और दूसरा अगर आप पढ़िएगा ना लास्ट टॉपिक बच्चा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को बहुत डिटेल से पढ़ना है हमें, तो वहां आपको नाम मिलेगा रॉबर्ट ब्राउन 1831। इन्होंने पहली बार न्यूक्लियस को देखा था। सर कहां से देखा था? एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। उन्होंने न्यूक्लियस कहां से देखा था एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। मैं केवल आपको बता देता हूं, रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट, रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट से उन्होंने पहली बार न्यूक्लियस को देखा था। चलिए ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम मैं लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, बस जान लीजिए। इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बहुत पहले नीट में क्वेश्चन आ चुका था। फोंटाना, एक साइंटिस्ट थे बच्चों फोंटाना। इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर में एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। किसी बच्चे ने यहाँ न्यूक्लियोलस का नाम सुना है क्या? सेल, सेल के अंदर में है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में होता है बच्चा न्यूक्लियोलस। तो पहली बार न्यूक्लियोलस को देखा था किसने? फोंटाना ने। तो ये आपको बच्चा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, एंटोन वन ल्यूवेनहुक का नाम और रॉबर्ट ब्राउन का नाम। रॉबर्ट हुक ने हमने बचपन से पढ़ा है, रॉबर्ट हुक का तो नाम बच्चा हर बच्चा जानता है। चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान से सुनिए। अब जो मेन काम है रिसर्च है वो है बच्चा सेल थ्योरी का। अब एनसीईआरटी में बहुत डिटेल से गिवन है सेल थ्योरी की कहानी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आएगा सेल थ्योरी दिया किसने? तो अब आंसर कीजिएगा, 2 साइंटिस्ट थे, एनीवन किसी को याद है सेल थ्योरी किसने दिया? तो इसमें याद रखिएगा बच्चा 2 साइंटिस्ट थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट समझ में आ रहा है, जो प्लांट पे स्टडी करते बॉटनिस्ट, ठीक है। और एक थे बच्चा जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, एक थे बच्चा जूलॉजिस्ट। 2 साइंटिस्ट थे। जो बॉटनिस्ट थे उनका नाम था बच्चा स्लीडन, जो बॉटनिस्ट थे उनका नाम था स्लीडन, और जो जूलॉजिस्ट थे उनका नाम था स्वान, जो जूलॉजिस्ट थे उनका नाम था स्वान। तो 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्लीडन, एक का नाम स्वान। आपके एनसीईआरटी ने डेट भी मेंशन की है। इन्होंने बॉटनिस्ट साहब ने कब दिया? 1838, और जूलॉजिस्ट साहब ने जो थ्योरी दी वो बच्चा 1839, ठीक है। तो स्लीडन ने क्या बोला? उन्होंने सिंपल बोली कि जो भी प्लांट है, जो भी बच्चा प्लांट है वो कई सारे डिफरेंट सेल के मिलने से बना है। हमें मालूम है प्लांट के अंदर में ढेर सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, और यही सेल के मिलकर के टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से ऑर्गन यानी प्लांट बनता है। तो प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। जो प्लांट का फॉर्मेशन होता है उसमें कई तरह के अलग अलग सेल होते हैं, हो गई। तो उन्होंने बोला कि जो भी प्लांट है वो सेल से बने, एक तरह से बोला कि जो भी प्लांट आपको दुनिया में दिख रहे हैं वो सेल से बने। स्वान की कहानी को ध्यान से सुनिएगा। स्वान ने बोला कि जो एनिमल्स होते हैं वो बच्चा सेल एंड देयर प्रोडक्ट से बने। ध्यान से सुनना, एनिमल जो है वो सेल प्लस देयर प्रोडक्ट से बने। सर प्रोडक्ट का मतलब, हम तो सेल से बने ना, ये प्रोडक्ट कहां से आ गए? सेल तो समझ में आ रहा है कि सेल से बने हैं, प्रोडक्ट मतलब, प्रोडक्ट का मतलब सिंपल समझिए कि जैसे बच्चा आपके बाल है, बाल हेयर, वो बच्चा केराटिन प्रोटीन से बना है, वो सेल थोड़ी ना है, तो सेल के प्रोडक्ट से। ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, फ्लूइड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं। सेल है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब सेल है ना। जो प्लाज्मा है वो तो फ्लूइड पार्ट है, वो तो बच्चा सेल ने रिलीज किया है, वो तो सेल के प्रोडक्ट्स है। इसी तरह से आप पढ़ते हो कि जो बोन्स होते हैं उनके अंदर में बच्चा कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सब सॉल्ट होते हैं, जिससे हार्ड होता है, तो वो तो बच्चा सेल के प्रोडक्ट्स है ना। इसी तरह से हम जो बने हैं, सेल तो है लेकिन सेल ने बहुत सारी चीजें बनाई है, प्रोटीन बनाए हैं, बहुत सारे मिनरल्स रिलीज किए हैं ना। तो सेल के प्रोडक्ट और सेल दोनों के मिलने से हमारा फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, समझ में आया? हमारे बाल, वो तो बच्चा केराटिन प्रोटीन है, कोई सेल तो है नहीं, ठीक है। ईयर वैक्स,
अब देखते ईयर वैक्स, क्या वो सेल है? नहीं सर, वो सेल थोड़ी ना है। तो हम लोग तो जो बनावट है हमारी वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बनी। चलिए सेकेंड चीज, स्वान ने एक नया चीज किया, उन्होंने बच्चा एनिमल सेल को तो देखा, ठीक है, उन्होंने बच्चा एनिमल सेल को तो देखा, साथ साथ उन्होंने बच्चा प्लांट सेल को भी देखा था। उन्होंने एनिमल सेल को भी देखा और बच्चा प्लांट सेल को भी देखा, जबकि वो जूलॉजिस्ट है, कंफ्यूज मत होइएगा, वो जूलॉजिस्ट है लेकिन उन्होंने प्लांट पे भी स्टडी किया। बोले क्या देखा? उन्होंने बोला कि जो एनिमल सेल है उनमें बाहर में बच्चा थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है। जो एनिमल सेल है उनमें बच्चा थिन पतले से कवरिंग होती है, इसे बच्चा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब उन्होंने बोला कि सेल के बाहर में एक थिन फिलामेंटस थिन एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसे आज बच्चा हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्होंने 1838 में ही बता दी थी कि सेल के बाहर में कोई कवरिंग होता है पतला सा। प्लांट में भी थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग है, लेकिन प्लांट के अंदर में एक्स्ट्रा एक और कवरिंग है बच्चा, जिसका नाम है सेल वॉल, जो एनिमल में क्या है? एब्सेंट है। उन्होंने बोला कि प्लांट में दे हैव द एक्स्ट्रा कवरिंग, एक एक्स्ट्रा और कवरिंग है जिसे हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में उन्होंने थोड़ा डिफरेंस भी बताने की कोशिश की, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो इन्होंने दो चीज बताई कि जो भी ऑर्गेनिज्म है सेल और उसके प्रोडक्ट से बने। एनिमल के अंदर में एक बाहर में थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग है जिसे आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट में एक और मोटा हार्ड कवरिंग है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। अब दोनों की थ्योरी लगभग मिली जुली है। स्लीडन बोलते हैं कि प्लांट जो भी है वो सेल से बने हैं, स्वान कहते हैं कि जो एनिमल से सेल से बने हैं, यानी दोनों की कहानी लगभग मिली जुली है। इसलिए दोनों की कहानी को जोड़ दिया गया और बन गया बच्चा सेल थ्योरी। और दोनों की कहानी को जोड़ दिया गया, बन गया सेल थ्योरी, जो कहती है कि प्लांट हो या एनिमल हो, प्लांट हो या एनिमल हो, वो एक्चुअली में सेल और उसके प्रोडक्ट से बने। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बने। बोले समझ में आ गया सर? लेकिन ड्रॉबैक क्या है? सेल थ्योरी की बच्चे गलतियां क्या है, ड्रॉबैक यानी लिमिटेशन, खराबियां आपसे पूछा जाएगा तो आप बोल के आइएगा कि उनके अंदर में एक खराबी थी, वो एक चीज बता नहीं पाए। बोले क्या? क्या चीज नहीं बता पाए भाई? स्लीडन एंड स्वान ने ऐसी क्या गलती कर दी? वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाउ न्यू सेल विल फॉर्म, न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, नया सेल का फॉर्मेशन, सेल एराइज, नया सेल का एराइज यानी फॉर्मेशन कैसे होता है बता नहीं पाए। इन्होंने ये तो बोला है हम लोग हमारे अंदर लाखों सेल है, हम सेल और उसके प्रोडक्ट से बने। लोगों ने पूछा नया सेल कैसे बनते हैं, आखिर नया सेल कैसे बन गया? तो उन्होंने बच्चा ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो सेल थ्योरी का ड्रॉबैक अगर पूछा जाए तो लिख के आइएगा, नया सेल का फॉर्मेशन नहीं बता पाए, कैसे बनता नहीं बताया। तो इस चीज को प्रूफ किया, इस चीज को कहानी में मॉडिफिकेशन लाई। एक साइंटिस्ट आते हैं जो आपने नाम सुना होगा, सेकंड स्लाइड पे मैं बता रहा हूं। एक साइंटिस्ट है बच्चा जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। तो रुडोल्फ विर्चो ने ये बताया कि मेरे पास में एक कहानी है, मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि नया सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा, हाउ न्यू सेल विल एराइज, नया सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा। रुडोल्फ विर्चो ने बोला मेरे पास एक थ्योरी है। बोले क्या थ्योरी है आपके पास? इस थ्योरी को कहा जाता है सेल लीनिएज थ्योरी, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है सेल लीनिएज थ्योरी। आपने नाम सुना होगा, एनसीईआरटी में मेंशन है। तो उन्होंने एक थ्योरी दी सेल लीनिएज थ्योरी। बोले क्या है सर ये थ्योरी? उस थ्योरी में लिखा गया है बच्चा एक उसके नेटिव लैंग्वेज जो आपस में जर्मन लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज है, तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया ओमनी सेलुला ई सेलुला। उन्होंने एक वर्ड यूज किया ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो बोले इसका मतलब क्या है सर? एनसीईआरटी में लिखा है, हमें भी पढ़ा है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला कि जो भी नया सेल का फॉर्मेशन होता है पुराने सेल के डिवीजन से होता है, यानी न्यू सेल विल एराइज, न्यू सेल विल एराइज, न्यू सेल विल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुराने सेल के टूटने से नया सेल बनता है, हमें भी मालूम है।
तो न्यू सेल विल अराइज फ्रॉम प्री मतलब पुराना एग्जिस्टिंग सेल। जो पुराने सेल थे उन्हीं के टूटने से नया सेल बनेगा। सर कैसे? मान लो ये अमीबा है, अमीबा डिवाइड करेगा, दो नए अमीबा बन गए। तो जो नया अमीबा बना है, न्यू अमीबा बना है, वो कैसे बना? पुराने अमीबा के डिवीजन से बने। जो पुराना ओल्ड वाला अमीबा है उसी के डिवीजन से नया अमीबा बना। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के डिवीजन से दो बैक्टीरिया बन गए। तो कैसे बना नया बैक्टीरिया? पुराना वाला डिवाइड किया तभी तो नया बना। अब पढ़ते हो ना सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करके दो नए सेल बन गए। माइटोसिस मियोसिस पढ़ते तो नया सेल कैसे बनता है? पुराने सेल के डिवीजन से। तो रुडोल्फ विर्चो ने इस कहानी को एक्सप्लेन कर दिया कि नया सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो लोगों ने क्या किया, जो सेल थ्योरी है स्लीडन एंड स्वान की, उनके अंदर में रुडोल्फ विर्चो की कहानी सेल लीनिएज थ्योरी को जोड़ दिया, सेल लीनिएज थ्योरी को जोड़ दिया। और इसी को मिला करके हम कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। इसी को हम लोग कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, या इसी को हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी। तो आज जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं वो बच्चा मॉडर्न सेल थ्योरी है, वो बच्चा मॉडिफाइड सेल थ्योरी है। अब कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा, मॉडिफाइड सेल थ्योरी है। तो सेल थ्योरी में दो ही बातें एनसीईआरटी ने लिखा है। सेल थ्योरी क्या कहता है? पहला चीज है कि आप जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो एनिमल हो, वो सेल एंड देयर प्रोडक्ट से बने। हम सेल और उसके प्रोडक्ट से बने। और दूसरी कहानी है कि नया सेल पुराने सेल के टूटने से बनता है। तो एनसीईआरटी ने दो ही अपने मेंशन किए सेल थ्योरी वाले टॉपिक में। तो जो भी मैंने बताया बच्चा एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए, फटाफट मैं बोल दे रहा हूं, देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपको हिस्ट्री पढ़ना है कि भाई सेल की डिस्कवरी किसने की, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है रॉबर्ट हुक के बारे में कि 1665 उन्होंने पहली बार सेल को ढूंढा। वो सेल डेड था, हनीकॉम्ब लाइक यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता था। जो भी उन्होंने देखा उसे एक बुक में उन्होंने लिखा, इस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। चलो, तो पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा? तो आंसर है एंटोन वॉन ल्यूवेनुक ने। उन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा। कहां से देखा? डर्टी पॉन्ड वाटर से। और जो डर्टी पॉन्ड वाटर में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देखे, अमीबा पैरामीशियम देखा, उस उन्होंने एक वर्ड यूज किया एनिमल क्यूले। ठीक है। तीसरे साइंटिस्ट का नाम एनसीईआरटी में रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। कहां से की? रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट। एनसीईआरटी में केवल साइंटिस्ट का नाम दिया है। फोर्थ फोंटाना नहीं याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। फोंटाना नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूक्लियोलस ढूंढा। न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियोलस उन्होंने ढूंढा। नेक्स्ट, सेल थ्योरी किसने दिया ये याद रखना है। वो याद रखना है बच्चा आपको, स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन बॉटनिस्ट थे, स्वान जूलॉजिस्ट थे। ठीक है। इन थ्योरी को मिला करके कहा गया बच्चा सेल थ्योरी। दोनों की कहानी लगभग मिलती जुलती थी। एक ने प्लांट के ऊपर रिसर्च किया, एक ने एनिमल पे रिसर्च किया। लेकिन एक ड्रॉबैक थी कि इन्होंने ये नहीं बता पाए कि नया सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा। ये ड्रॉबैक की गलतियां थी। तो बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने बोला कि पुराने सेल के टूटने से नया सेल बनता है। तो उनकी थ्योरी को कहा गया सेल लीनिएज थ्योरी। उन्होंने एक टर्म यूज किया ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी न्यू सेल विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो बाद में सेल थ्योरी में हमने मॉडिफिकेशन कर दी, सेल लीनिएज थ्योरी को जोड़ दिया। और आज जो हम लोग पढ़े वो पढ़े हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी। तो यहां तक बच्चा सभी को 100% क्लियर है? हैंड रेज करो। चलो फटाफट, यहां तक सभी को क्लियर है? फटाफट हैंड रेज करो। ठीक है, यहां तक तो सभी को क्लियर है। और आप बच्चा यहां से पढ़ लीजिएगा ये पूरी कहानी बच्चा सेल वाली, यहां तक आप पढ़ लीजिएगा। मैंने एनसीईआरटी का पूरा लिया ना, देख लीजिए। आपको बच्चा एंटोन वॉन ल्यूवेनुक नाम मिल जाएगा। आपको बच्चा मिल जाएंगे रॉबर्ट ब्राउन का नाम मुझे दिख रहा है, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। सेल थ्योरी बच्चा 1838 स्लीडन स्वान की कहानी। ठीक है। फिर वहां पर उन्होंने लिखा भी कि स्लीडन एंड स्वान ने डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ टू न्यू सेल विल फॉर्म, वो कभी बता नहीं पाए। तो बाद में एक थ्योरी है रुडोल्फ विर्चो की। उन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो मेरे में से सबको आता है।
सबको आता है बच्चा। चलिए अब तुम्हारे दिमाग में चलेगा सर सेल बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, हम सेल किसे माने, आखिर हम सेल किसे माने। तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को, आखिर हम सेल मानेंगे किसको। तो देखिए सबसे पहले अब हम एक क्राइटेरिया करेंगे, क्राइटेरिया फॉर सेल फॉर्मेशन। सेल बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मैं सेल किसे मानूंगा। तो आप बोलिएगा सेल बनने के लिए मिनिमम बच्चा 4 चीजें होनी चाहिए। अगर ये चार चीजें हैं तो मैं इसे सेल मानू। बोले सर कौन कौन। तो सबसे पहले बाहर में एक कवरिंग होना चाहिए जिसे आप बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो। अब बाहर में एक कवरिंग होना चाहिए जिसे आप कहोगे बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, एक कवरिंग होना चाहिए यानी बाउंड्री एक तरह का हो गया। अंदर में फ्लूइड पार्ट होना चाहिए जिसमें बच्चा सारे रिएक्शन हो सके। एनसीईआरटी ने इसे वर्ड यूज किया बच्चा एरिना, एरिना मतलब जगह, यानी कि सेल के अंदर में होना चाहिए साइटोप्लाज्म और यहीं पास सारे रिएक्शन हो। जितने भी रिएक्शन होने, रिएक्शन कौन कंट्रोल करता है बच्चा, एंजाइम। एंजाइम का है साइटोप्लाज्म में। दूसरा सेल के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा कि प्रोटीन बनना चाहिए और प्रोटीन बनाने वाला फैक्ट्री है राइबोसोम। सेल के अंदर में जरूरी है कि बच्चा वो प्रोटीन बनाए और प्रोटीन फैक्ट्री कौन होता है, राइबोसोम। तो अगर राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन तो बनेगा नहीं, प्रोटीन बनेगा नहीं तो बच्चा सेल का काम क्या हुआ, फिर सेल हुआ क्या। चलिए फोर्थ उनके अंदर में होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो सेल को पूरी तरह से कंट्रोल में करके रखे। आपने क्लास 12th में पूरा डिटेल पढ़ा है जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो इनके अंदर में होने चाहिए जेनेटिक मटेरियल जो कि बच्चा बना होना चाहिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। इनके अंदर में होने चाहिए जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक और जेनेटिक मटेरियल फिक्स्ड है। आपने पूरा प्रूफ किया बच्चे, हर्सी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, मैक्लियोइड एवरी मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, पूरा अपने डिटेल से पढ़ा है। तो ये आपको याद रखना है कि जेनेटिक मटेरियल जो होना चाहिए वो बने होने चाहिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए के। डीएनए के हो लेकिन डीएनए में कितने स्टैंड हो, वो बचा 2 स्टैंड ना, तभी हम सेल मानेंगे। ठीक है। अब देखिए सेल बनने के लिए 4 चीजें चाहिए, कोई भी सेल हो दुनिया का, प्लांट सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, फंगस का सेल हो, एनिमल सेल हो, कोई सेल हो दुनिया का, ये 4 चीजें होंगी तभी हम सेल मानेंगे। बोले ठीक है। अब देखिए जो वायरस है, ध्यान से सुना, जो बच्चा वायरस है, मान ली कोरोना वायरस, दो वायरस का स्ट्रक्चर देखिएगा तो उनमें बच्चा कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, बाहर में एक कवरिंग होती है प्रोटीन का बना हुआ, वो बच्चा कैप्सिड है। वो क्या है, कैप्सिड, वो कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है। बोले मतलब कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है, मतलब वो कह रहा है कि बाहर में कैप्सिड है। बोले कैप्सिड क्या होता है सर, ये प्रोटीन के बने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बच्चा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का होता है, कुछ नाम सुना है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का है। कैप्सिड तो प्रोटीन के बने, कोई फॉस्फोलिपिड नहीं, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं मानिएगा। सेकेंड वायरस के अंदर बच्चा कोई साइटोप्लाज्म है ही नहीं, वायरस के अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं, कोई फ्लूइड है ही नहीं। दूसरा वायरस के अंदर कोई राइबोसोम है ही नहीं, कोई प्रोटीन ही नहीं बना सकता। अगर बच्चा राइबोसोम नहीं है कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, वायरस कोई प्रोटीन बना ही नहीं सकता क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम तो है ही नहीं। और इनके अंदर में जेनेटिक मटेरियल, और कहीं कहीं तो बच्चा जेनेटिक मटेरियल आरएनए के, कुछ ही वायरस है जहां जेनेटिक मटेरियल डीएनए, एचआईवी वायरस है, कोरोना वायरस है, जेनेटिक मटेरियल तो बच्चा आरएनए है, डीएनए भी नहीं बच्चा आरएनए। तो सोचिए, तो यहां पर ध्यान से देखिए, यानी कि जो वायरस है वो कोई भी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए आपने पढ़ा था वायरस इज ए सेलुलर, ए सेलुलर, वायरस कोई सेल से नहीं बने, ए सेलुलर। वायरस इज नॉन सेलुलर, इसलिए मैंने आपको बताया था कि वायरस को विटेकर ने किसी किंगडम में, जो 5 किंगडम बनाए, किसी किंगडम में रखा ही नहीं, क्योंकि वायरस सेल ही नहीं है और सेल नहीं है तो लिविंग नहीं मानेंगे।
इसलिए आप लोगों को बताया गया था कि जब तक बच्चा वायरस बाहर है, आउटसाइड है, तो उनके अंदर में राइबोसोम है नहीं, साइटोप्लाज्म है नहीं, कोई प्रोटीन नहीं बनेगा बच्चा। ना प्रोटीन, नो लाइफ। प्रोटीन के बिना लाइफ नहीं हो सकता। इनके पास कोई राइबोसोम नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं बनेंगे, कोई लाइफ नहीं। ये बच्चा नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है वायरस। लेकिन यही वायरस तुम्हारे अंदर इंटर कर गया, तुम होस्ट हो, तुम्हारे बॉडी के अंदर आ गया, तो तुम्हारे बॉडी के अंदर जब आएगा, होस्ट के अंदर आएगा, तो ये हमारे राइबोसोम को, हमारे साइटोप्लाज्म को यूज कर लेगा, हमारे राइबोसोम साइटोप्लाज्म को यूज कर लेगा। तो ये हमारे अंदर का यूज कर लेगा, तो वो बच्चा लिविंग की तरह काम करने लगेगा, प्रोटीन बनाने लगेगा, एंजाइम बनाने लगेंगे, वो हर काम करेगा जो हम करते हैं। जो एक सेल काम करता है वो सारा काम अब कौन करने लगेगा? राइबोसोम। वायरस, वायरस ने हमारे राइबोसोम को यूज किया, वायरस ने हमारे साइटोप्लाज्म को यूज किया, हमारे अंदर आएगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा, सब कुछ काम करेगा। तो वो वायरस अब बच्चा लिविंग के गुण रखने लगे, डिवीजन करने लगा, ग्रोथ करने लगे, सारे काम करने लगे। वायरस को आउटसाइड कहते हैं बच्चा नॉन लिविंग। प्रोटीन ही नहीं बना सकता, एंजाइम नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन ग्रोथ कर ही नहीं सकता, मेटाबॉलिज्म कर ही नहीं सकता। लेकिन इनसाइड होस्ट वो सारा काम कर सकता है जो एक लिविंग कर सकते हैं। इसलिए वायरस लिविंग नॉन लिविंग के जंक्शन पे, आउटसाइड नॉन लिविंग, इनसाइड लिविंग। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है, तो ये चीज याद रखिएगा। ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूं एनसीईआरटी की वर्ड। एनसीईआरटी ने लिखा है एनीथिंग लेस देन ए सेल। अगर कोई स्ट्रक्चर लेस सेल से छोटा है, सेल को पूरा नहीं कर रहा है, सेल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उनका बच्चा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। एनसीईआरटी का लाइन है कि अगर कोई स्ट्रक्चर है वो सेल से बच्चा छोटा है, उसमें सेल के रूल नहीं मान रहे, उसमें बच्चा मान लो साइटोप्लाज्म नहीं है, यानी वो एक तरह से वायरस कर रहे, तो वायरस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो एनीथिंग लेस देन ए सेल को बनाने के लिए जो 4 रूल है उनमें से ये नहीं है, वो उसमें कमी हो गई। तो बेटा उन एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, नहीं है। ये हमारी एनसीईआरटी में बच्चा लिखा है पेज नंबर 1 पे। देखिए देखिए, तो आपको बचपन में क्या बताया गया? जो भी लिविंग है, जो भी लिविंग है दुनिया में, वो बच्चे सभी सेल से बने होते हैं। दो भी देख लो, प्लांट देख लो, एनिमल देख लो, डॉग देख लो, कैट देख लो, जो भी वो सेल से बने। You must wonder and ask yourself, what is make an organism living? Living क्यों है? What is an intimate thing does not have which is a living have? सिंपल देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो एनसीईआरटी में ये लिखा है कि आप देखिए ध्यान से, हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि एक सेल है वो इक्वल टू लाइफ है। हम पढ़ते हैं ना बचपन में, बचपन में क्या पढ़ के आए कि वन सेल, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन सर कैसे? ये रट्टा तो मार लिया बच्चा, तुमने अच्छे खासे रट्टा मार लिए कि सेल लाइफ है, सेल स्ट्रक्चर बनाता है, सेल फंक्शन करता है, लेकिन कैसे? हमने बोला वन सेल इज इक्वल टू वन लाइफ। सेल अपने आप में एक बच्चा लाइफ है। बोले सर कैसे? इसको प्रूफ करता हूं। जैसे कि आप अमीबा को देखिए, अमीबा देखिए, अमीबा बच्चा कितने सेल के? सर अमीबा तो एक सेल का है, सिंगल सेल्ड है। तो ये बच्चा सिंगल सेल के हैं। क्या ये सिंगल सेल बच्चा आपसे कोई मदद कभी मांगने गया? क्या अमीबा अपने लाइफ चलाने के लिए, अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, क्या आपका कभी हेल्प मांगा? यानी एक जो अमीबा है उसका लाइफ बच्चा इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा है, अपना लाइफ पूरा कंप्लीट कर रहा है। जो हम कर रहे हैं वो सारा काम कर रहे हैं। हम रिस्पिरेशन कर रहे हैं, अमीबा भी कर रहे हैं। हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अमीबा भी कर रहे हैं। हमारे अंदर एक्सटर्नल रिस्पॉन्स, कोई बाहर से करंट डाल दिया, हम रिस्पॉन्स लेते हैं, अमीबा भी लेता है। तो हर वो काम जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है वो अमीबा कर सकता है ना। तो अमीबा तो एक सेल का है, यानी वन सेल इज इक्विवेलेंट टू वन लाइफ। यही इसीलिए बच्चा बना कि सेल जो है ना वो एक लाइफ के समान है।
देख लीजिए। और सेल से अगर कोई छोटा चीज हो गया तो बच्चा उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। जैसे बच्चा वायरस, वायरस तो सेल से नहीं बने थे, सेल से छोटे हैं, सेल का रूल नहीं मान रहे, तो इसलिए वायरस बच्चा नॉन लिविंग मान लिया। और अमीबा, पैरामीशियम एक सेल के, वो इक्वल टू लाइफ है बच्चा, वो एक लाइफ है, एक जिंदा है। जो हमारा सारा काम जो हम करते हैं, हमारे अंदर में लाइफ चलाने के लिए, लिविंग के लिए जो भी रूल है, वो अमीबा भी तो फॉलो कर रहा है, वो सारा काम करता है। और अमीबा तो एक ही सेल का है, तो वन सेल इज द वन लाइफ, इसलिए नाम दिया बच्चा सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल सारा काम कर रहा है जो लाइफ को चलाने के लिए। आ गई बात यहां तक समझ में? फटाफट बोलो। यही बच्चा आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पे लिखा है, पढ़ लीजिएगा। यही चीज सारे एनसीईआरटी में लिखे गए, ठीक है। और नीचे में दिखा बच्चा सेकंड में, व्हाट इज अ सेल? एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर सेल से कोई छोटा चीज है, सेल का रूल नहीं मान रहा है, तो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। जैसे बच्चा वायरस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब बताओ फटाफट, यहां तक किसे किसे क्लियर हो गया? थ्योरी वाला पार्ट था, सभी को समझ में आ गया? फटाफट बोलो आगे। डन, समझ में आ गया? 2 पेज कर लोगे ना? चलो सबको क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। आसान है ये चैप्टर, तो बहुत आसान है। अब ध्यान से सुनो। अब बच्चा आपने लाइफ में पढ़े 2 तरह के सेल, ध्यान से सुनो। आपने बच्चा सेल पढ़े प्रोकैरियोटिक, और लाइफ में आपने पढ़े बच्चा यूकैरियोटिक। बचपन से यही पढ़ते आ रहे हो कि सेल 2 तरह के, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो सर इनमें मेन डिफरेंसेस क्या है? तुमने बच्चा वो सब पढ़ा, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस है, तो ये बच्चा पूरा का पूरा ये टॉपिक है ना, वो आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में भी पढ़ना है। प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन कैसे है, यूकैरियोट्स में कितने हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, ट्रांसलेशन कहाँ होता है, पूरा वहां भी तो पढ़ते हो ना। तो ध्यान से समझ, तो पढ़ रहे थोड़ा डिटेल में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, समझना चीजों को। अब सबसे पहले दोनों तो बच्चा सेल है, दोनों सेल है, ठीक है। एक पुराना सेल है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, और यू का मतलब बच्चा ट्रू, एडवांस। तो दोनों अगर सेल है बच्चा, तो दोनों के अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए। दोनों के अंदर में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन। यूकैरियोटिक भी सेल है, तो इनमें भी क्या होगा बोल जा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों के अंदर में साइटोप्लाज्म होगा, दोनों के अंदर में साइटोप्लाज्म होगा। यूकैरियोटिक में भी साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक में भी साइटोप्लाज्म है। डन। दोनों के अंदर में बच्चा राइबोसोम है, प्रोटीन फैक्ट्री दोनों में है, दोनों के अंदर में बच्चा राइबोसोम है। हम आगे में बताएंगे प्रोकैरियोट में थोड़े 70s वाले हैं और यूकैरियोट में 80s वाले हैं, आपको आता तो है, लेकिन राइबोसोम तो है बच्चा, प्रोटीन फैक्ट्री तो दोनों में है। दोनों के अंदर में बच्चा डीएनए भी है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दोनों के अंदर में डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल भी है। तो सर डिफरेंस कहां है? दोनों में तो कॉमन चीज है, आपने बोल दी कि दोनों के अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों के अंदर में राइबोसोम है, दोनों के अंदर में साइटोप्लाज्म है, और दोनों के अंदर में डीएनए। तो सर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, तो सर डिफरेंस कहां हुआ? अब ध्यान सुनिए, प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है बच्चा, वो वहां के साइटोप्लाज्म में तैर रहा है, वो डायरेक्टली वहां फ्लोट कर रहा है, वही साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर में जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, दे आर वेल सेपरेटेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म बाहर है और डीएनए और जेनेटिक मटेरियल जो है वो तो बच्चा न्यूक्लियस के अंदर है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या सीखा? प्रोकैरियोट का जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, उसी के डायरेक्टली कांटेक्ट में। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर में वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि बीच में है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसलिए आपने सीखा होगा
कि यूकैरियोट के जो डीएनए है उसे बच्चा कवर्ड कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, कवर्ड। और जबकि आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए वो बच्चा नेकेड है। नेकेड कहने का मतलब यहाँ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। आपने सीखा है ना, प्रोकैरियोट में जो डीएनए है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसी को हमने कह दिया नेकेड है। और यूकैरियोट में बच्चा कवर्ड है। यूकैरियोट्स के अंदर में जो अंदर में फ्लूइड है, अंदर में बच्चा जो फ्लूइड है इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। बाहर का फ्लूइड बच्चा साइटोप्लाज्म है, अंदर का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म। और अंदर में एक डेंस स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियोलस। तो अगर ये चारों चीज हैं, अगर इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है और डबल स्टैंडर्ड वाला जेनेटिक मटेरियल है, तो ऐसे न्यूक्लियस को बच्चा हम लोग कहेंगे ट्रू न्यूक्लियस। उसे क्या कहेंगे? ट्रू न्यूक्लियस। आई बात समझ में? ट्रू न्यूक्लियस कहेंगे। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? नहीं सर, नेकेड कहिए। क्या न्यूक्लियोप्लाज्म है? नहीं सर, नहीं है। न्यूक्लियोलस है? नहीं सर, नहीं है। क्या न्यूक्लियोलस है? नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ के न्यूक्लियस को बच्चा झूठा न्यूक्लियस कहेंगे। हमने पढ़ा है ना, यहाँ के न्यूक्लियस को हम लोग कहेंगे फॉल्स है, फॉल्स न्यूक्लियस है, झूठा न्यूक्लियस है। यहाँ का न्यूक्लियस अभी बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है, ये प्रिमिटिव है, पुराना टाइप का है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म तो है नहीं है। ये अभी एडवांस होने की कोशिश कर रहा है, हुआ नहीं बचा है ना। इसलिए इसे कहते हैं इंसिपिएंट, भी वर्ड यूज करते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। और जब हम 9th क्लास में पढ़ते थे तो इनके बच्चे न्यूक्लियस को, जो नेकेड है, न्यूक्लियोप्लाज्म है नहीं है, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में है, तो इनको बच्चा हम न्यूक्लियस की जगह एक वर्ड यूज करते थे, न्यूक्लियोइड। इनके न्यूक्लियस की जगह, फॉल्स न्यूक्लियस की जगह एक नाम यूज करते थे, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस के तरह, ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं है, न्यूक्लियस के तरह कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। ये सबको आता है आप लोगों को। तो हमारे अंदर ट्रू न्यूक्लियस है, उनके अंदर फॉल्स है, झूठा है। उस झूठे न्यूक्लियस को कुछ तो नाम दोगे। झूठे न्यूक्लियस है, पुराना न्यूक्लियस है, ठीक है, फॉल्स न्यूक्लियस है, कोई तो नाम दोगे। तो क्या नाम दे दिया आपने? न्यूक्लियोइड। ठीक है। सेकेंड, आपने क्लास 12th में पढ़ा है, ध्यान से सुनिएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में आपने बहुत पढ़ा है कि हम लोग यूकैरियोटिक हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए है, ये जो डीएनए है इस पे बच्चा निगेटिव चार्ज है। सबको मालूम है कि डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है। सर क्यों? क्योंकि इनके अंदर में न्यूक्लियोटाइड से बने हैं, और न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट आयन होते हैं। तो फॉस्फेट आयन होने के चलते, फॉस्फेट आयन के होने के चलते इन पे ओवरऑल चार्ज कैसा है? निगेटिव है। ओवरऑल चार्ज कैसा है? निगेटिव। इसलिए इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां होते बच्चा हिस्टोन नाम के प्रोटीन, पढ़ा है ना आपने, हिस्टोन नाम के प्रोटीन। और हिस्टोन नाम के प्रोटीन से ये पैकेजिंग करता है, याद करो। तो सर हिस्टोन प्रोटीन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इनके अंदर जो प्रोटीन है उनमें बेसिक एमाइनो एसिड का नंबर ज्यादा है। पढ़ा है आपने क्लास 12th में, दे आर रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन। उनके अंदर बेसिक एमाइनो एसिड ज्यादा है, और बेसिक एमाइनो एसिड पे होते हैं पॉजिटिव चार्ज, डीएनए पे निगेटिव चार्ज। तो इनको पैकेज करने के लिए, इनको रखने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन चाहिए? हिस्टोन प्रोटीन। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन नाम का प्रोटीन नहीं होता। आपने ये भी तो पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर बच्चा हिस्टोन नाम के प्रोटीन नहीं होते। तो सर हिस्टोन नहीं होता तो वहां पर न्यूट्रलाइज कौन करेगा? तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं है, यहाँ पर बच्चा कुछ अलग तरह के प्रोटीन है, हिस्टोन के तरह प्रोटीन है, नाम है बच्चा पॉलीएमाइन्स। क्या नाम होगा बच्चा? पॉलीएमाइन्स। पॉली मतलब बहुत सारे, इमाइन ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूट्रलाइज करने के लिए जो प्रोटीन है उनका नाम है बच्चा पॉलीएमाइन्स। इसलिए तो प्रोकैरियोट्स को जो क्रोमोसोम बच्चा हम उसे ट्रू नहीं बोलते क्योंकि हिस्टोन नाम का प्रोटीन नहीं है, उसे मैं फॉल्स क्रोमोसोम कहूंगा।
क्रोमोसोम को भी झूठा बोलूंगा, क्यों? क्योंकि उसमें हिस्टोन नाम का प्रोटीन नहीं है। जबकि हमारे अंदर को कहेंगे बच्चा ट्रू क्रोमोसोम, क्योंकि हमारे अंदर में हिस्टोन नाम के प्रोटीन है। हमारे डीएनए में पैकेजिंग में हिस्टोन नाम का प्रोटीन यूज हुआ तो हम ट्रू क्रोमोसोम कहेंगे। ये आपको आती है अच्छे से। सेकेंड चीज, जो प्रोकैरियोट्स का जो बच्चा डीएनए, बताइए सिंगल स्टैंडर्ड होगा डबल स्टैंडर्ड? तो मैंने आपको बोला बच्चा दुनिया का कोई भी सेल हो, वो प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरिया हो, माइक्रोप्लाज्मा, कोई भी हो बच्चा, डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड ही होगा। कंफ्यूज नहीं करना है, डीएनए तो बच्चा डबल स्टैंडर्ड ही होगा, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के जो डीएनए बच्चा वो डबल स्टैंडर्ड हैं, लेकिन बच्चा सर्कुलर नेचर के, इनके दोनों एंड आपस में जुड़ गए, दोनों एंड आपस में जुड़ गए, तो शेप याद रखिएगा, डीएनए का शेप कैसा है? सर्कुलर है। डीएनए बोलू और क्रोमोसोम बोलू बच्चा सेम चीज, आपको अच्छे से आता है। डीएनए में प्रोटीन जुड़ गए, पैकेजिंग हो गई तो क्रोमोसोम बन जाता है। और जब पैकेजिंग नहीं हुआ, प्रोटीन नहीं है, अकेला डीएनए ना, तो डीएनए में प्लस प्रोटीन मिल करके पैकेज होकर के क्रोमोसोम कहलाते हैं। और अगर पैकेजिंग नहीं हुआ, प्रोटीन नहीं है, तो उसको अब डीएनए बोलिए। तो डीएनए और क्रोमोसोम बच्चा सेम चीज है, इक्विवेलेंट टर्म है, ठीक है। तो सर हमारे अंदर क्रोमोसोम या डीएनए कैसे है? आप सभी ने बच्चा अपने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखा होगा। कोई ऐसा बच्चा है जिनके अंदर में क्रोमोसोम नहीं देखा है? सबने देखा है, फिगर सबको आता है। तो हमारे अंदर का जो क्रोमोसोम है, देखिए वहां डीएनए कैसे है। हमारे अंदर का जो क्रोमोसोम है वहां डीएनए देखिए कैसे है। ये डीएनए बच्चा लीनियर है, लंबे हैं, इनके दोनों एंड बटा जुड़े नहीं है। तो हमारा डीएनए हमेशा याद रखिएगा, यह क्रोमोसोम बच्चा लीनियर है, जबकि बैक्टीरिया के अंदर मैंने क्या बोला? सर्कुलर शेप के। सेकेंड नंबर बच्चा, दुनिया का कोई भी प्रोकैरियोट्स, इनके अंदर बच्चा जो क्रोमोसोम है ना, ऑलवेज सिंगल होंगे, एक ही होंगे, सिंगल इन नंबर होगा, अकेले होंगे। जब भी नंबर पूछा जाए एक। सर हमारे अंदर, हम बच्चे यूकैरियोटिक है, हमारे अंदर तो 46 है। यूकैरियोट्स हजारों लोग हैं, कैट है, रैट है, ठीक है, पोटैटो, टोमेटो, सब प्लांट बच्चा, सब तो यूकैरियोटिक है ना। आपने पढ़ा है कि कुछ बच्चा ओफियोग्लोसम रेटिकुलम, चैप्टर नंबर 1, वहां तो बच्चा 1260 क्रोमोसोम थे, यूकैरियोटिक सेल था 1260 क्रोमोसोम थे। तो हर जगह पे अलग अलग होगा। ओनियन में 16 दे रखा है, ह्यूमन बीइंग में 46 दे रखा है, पोटैटो में दे रखा है। एक चीज बचा है उसमें, हल्की हल्की चटनी लगा के लिया भाई, ठीक है, एक कभी मिनट लगाई भाई, है चटनी। ठीक है भाई। यहाँ देखिए, तो मैंने ये बोला कि यूकैरियोट कोई भी होगा, क्रोमोसोम का नंबर बच्चा मोर देन 1 होगा, मोर देन 1 बच्चा, मोर देन 1 होंगे, मिनिमम 2 होगा ना, एक वाले कोई नहीं बच्चा। और प्रोकैरियोट में फिक्स्ड है कि एक ही होंगे। तो क्या क्रोमोसोम के नंबर समझ में आया? प्रोकैरियोट में जब भी होगा सिंगल, यूकैरियोट में मोर देन 1, प्रोकैरियोट में शेप सर्कुलर, यूकैरियोट में बच्चा लीनियर, प्रोकैरियोट में हिस्टोन नाम का प्रोटीन एब्सेंट, यूकैरियोट में हिस्टोन नाम के प्रोटीन होंगे, ठीक है। प्रोकैरियोट में बच्चा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, नेकेड डीएनए, और यूकैरियोट में बच्चा कवर्ड डीएनए। क्या 5 डिफरेंसेस समझ में आई? मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये प्रोकैरियोट का डीएनए, ये यूकैरियोट का डीएनए, 5 डिफरेंस एकदम बच्चा रट्टा होना चाहिए। ये सब बच्चों वाला है, तुम तो 12th में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हाई फाई पढ़े हो, ये तो एकदम बेसिक है। पहला, प्रोकैरियोट्स का डीएनए का शेप पूछा जाएगा, बोलो, मैसेज करो फटाफट। प्रोकैरियोट्स का डीएनए का बोलो शेप बोलो, और यूकैरियोट्स का बोलो, फटाफट बोलो। प्रोकैरियोट के डीएनए का शेप बोलो और यूकैरियोट्स का बोलो। सर यहां धागे लीनियर है, वहां बच्चा सर्कुलर। पहला, प्रोकैरियोट में बच्चा जो क्रोमोसोम है, जिसे मैं फॉल्स भी कहता हूं, फॉल्स क्रोमोसोम है,
इनके अंदर हिस्टोन नाम का प्रोटीन एब्सेंट होंगे। तो बताओ हिस्टोन की जगह क्या होगा? हिस्टोन नहीं है बच्चा, यहाँ पर होंगे पॉलीएमाइंस। पॉलीएमाइंस, याद आया? पॉलीएमाइंस। और यूकैरियोट्स में बच्चा हिस्टोन नाम के प्रोटीन होंगे। मैं एक ट्रिक दे दूं क्या? P फॉर प्रोकैरियोट, P फॉर पॉलीएमाइंस। P फॉर प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर में पैकेजिंग करने के लिए क्या है? पॉलीएमाइंस। P फॉर प्रोकैरियोट बच्चे यहां प्लाज्मीड भी पाया जाएगा। P फॉर प्रोकैरियोट, P फॉर प्लाज्मीड। प्रोकैरियोट में याद करो प्लाज्मीड भी होते हैं, यूकैरियोट में नहीं होता। यूकैरियोट में बच्चा प्लाज्मीड होते ही नहीं। तुमने मॉलिक्यूलर बेसिस में एक और वर्ड सीखा होगा, P फॉर प्रोकैरियोट, P फॉर पॉलीसिस्टोनिक जीन। पॉलीसिस्टोनिक जीन शायद तुम्हें समझ में नहीं आता हो पॉलीसिस्टोनिक, लेकिन बच्चा नाम तो सुना था। यूकैरियोट में बच्चा मोनोसिस्टोनिक। तो क्या ये ट्रिक समझ में आया आपको? 3 जगह अप्लाई कर लोगे। P फॉर प्रोकैरियोट, P फॉर प्लाज्मीड। हमारे अंदर प्लाज्मीड नहीं है, हम यूकैरियोट। P फॉर प्रोकैरियोट, P फॉर पॉलीसिस्टोनिक। हमारे अंदर बच्चा मोनोसिस्टोनिक जीन होता है। सर ये क्या है? सिस्टोन क्या है बताऊं? P फॉर पॉलीमाइंस। अभी ट्रिक तो सीख लो, ठीक है? तो सर मतलब एक बार बता तो सिस्टोन क्या? सिस्टोन का मतलब बच्चा जीन होती है। तो हमारे अंदर में एक जीन से एक प्रोटीन बनते हैं, मोनोसिस्टोनिक। हमारे अंदर एक जीन से एक प्रोटीन बनता है, मोनोसिस्टोनिक। इनके अंदर कई सारे जीन मिलकर के, कई सारे जीन मिलकर के ना, कई सारे जीन मिलकर के बच्चा ना, तो वहां पर क्लस्टर ऑफ जीन साथ में काम करते हैं, तो उसे कह दिया पॉलीसिस्टोनिक। कई सारे जीन मिलेंगे ना तो एक आरएनए बनेगा। कई सारे जीन है, एक्स वाई जेड पढ़ो, जेड वाई है आपने पढ़ा है लैकोपेरॉन। तीनों मिलते थे तो एक एमआरएनए बनते थे, जेड वाई ए। तीन जीन मिल करके एक आरएनए बना रहे हैं, मोनोसिस्टोनिक। ठीक है, आपने पढ़ा तो है। अब देखो ध्यान से, अब मैंने क्या बोला? प्रोकैरियोट्स का डीएनए कैसा है? नेकेड। बताओ नेकेड क्यों बोला? नेकेड क्यों बोला? और यूकैरियोट्स का डीएनए मैंने बोला कवर्ड। यूकैरियोट्स का डीएनए कवर्ड है। सर कवर्ड क्यों है? क्योंकि यहां के डीएनए में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है और वहां के डीएनए में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा? नेकेड। आगे एकदम सिंपल सा डिफरेंस। ये तो बच्चों वाला डिफरेंस है, ये तो सभी बच्चों को क्लास 9th में आना चाहिए, ठीक है? अब देखो, अब अगर तुमसे मेन चीज पूछा जाए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस वाला डिफरेंस तो हमें आता है सर, एक में फॉल्स एक में ट्रू, ये तो हमें आता है सर, कुछ अलग। तो ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोट्स में बच्चे काम करने के लिए कई सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। सेल के अंदर में काम का बंटवारा कर दिया गया, काम का डिवीजन कर दिया गया कि तुम फोटोसिंथेसिस करो, तुम रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाओ, तुम खाने को पचाने का काम करो, तुम वेस्ट मटेरियल रखने का काम करो। तो हमारे अंदर में क्या है? सेल ऑर्गेनल है। जैसे आप पढ़ते हो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पढ़ते हो गोल्जी बॉडी, पढ़ते हो लाइसोसोम, पढ़ते हो वैक्यूल। तो हमारे सेल के अंदर में काम करने के लिए क्या होते बच्चा? सेल ऑर्गेनल होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला अब ताकत बनाइएगा, क्लोरोप्लास्ट आप फोटोसिंथेसिस कीजिएगा ना। तो प्रोकैरियोट्स में भी बच्चा सेल ऑर्गेनल है। जैसे पढ़िएगा राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल है। अब पढ़िएगा बच्चा कि यहां पर कुछ होंगे इंक्लूजन बॉडीज, खाने को स्टोर करने वाला। अब पढ़िएगा यहाँ पर गैस वैक्यूल होगा, फ्लोट कराने में हेल्प करेगा, तैरने में हेल्प करेगा। यहां पर पढ़िएगा क्रोमैटोफोर होगा जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनल हैं, लेकिन जो भी सेल ऑर्गेनल है बच्चा वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं, ये याद रहेगा। वो यानी कि जो भी स्ट्रक्चर आप देख लो, राइबोसोम मैंने बोला, गैस वैक्यूल कुछ बताए, इंक्लूजन बॉडीज मैंने बताया, ये सेल ऑर्गेनल, लेकिन इनमें बच्चा कोई मेम्ब्रेन से कवरिंग स्ट्रक्चर नहीं हो। तो प्रोकैरियोट का सबसे मेन डिफरेंस याद रखिएगा, इनमें मेम्ब्रेन से कवर्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते, जबकि बच्चे यूकैरियोट्स यानी हमारे अंदर
मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना, बोला बच्चा आपने गोल्जी बॉडी पढ़ा है बच्चा, गोल्जी बॉडी ऐसे होते हैं, मेम्ब्रेन से कवर्ड है। आपने नाम बोला ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो बच्चा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। आपने नाम बोला वैक्यूल, लाइसोसोम, वो बच्चा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो हमारे अंदर में मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में बेटा एब्सेंट है। तो अगर मेन डिफरेंस पूछा जाए ना, तो याद रखिएगा मेम्ब्रेन से कोई भी कवर्ड स्ट्रक्चर नहीं होती और यूकैरियोट में होते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में चलेगा सर क्या हमारे अंदर मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर भी है क्या? हाँ, आपके अंदर बच्चा दोनों है, मेम्ब्रेन बॉन्ड तो है ही है, ईआर, जीबी, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, वो तो है ही है बच्चा, लेकिन आपके अंदर मेम्ब्रेन लेस भी है। सर कौन कौन? तो आप पढ़िएगा, एक का नाम राइबोसोम और एक का नाम पढ़िएगा बच्चा सेंट्रियोल। आपको टॉपिक है बहुत पूरा डिटेल में पढ़ना है, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। हाँ, ये बच्चा मेम्ब्रेन लेस है। तो समझ में आया, हमारे अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड भी है और हमारे अंदर बच्चा मेम्ब्रेन लेस भी है। तुमसे पूछा जाएगा ठीक है कि कौन ऐसा सेल ऑर्गेनल बच्चा जो दोनों जगह कॉमन है, कौन ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो दोनों जगह कॉमन है, बच्चों वाला क्वेश्चन। तो बोलिएगा सर ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल जो दोनों जगह कॉमन है, बोलो कोई आंसर करो। बोलिएगा सर न्यूक्लियस कौन है भाई? राइबोसोम। राइबोसोम एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी, ये तो मैंने डिफिनीशन में ही बोल दिया, कोई भी सेल है तो उसमें राइबोसोम तो होना चाहिए। तो दोनों जगह राइबोसोम है। हाँ बच्चे, एक जगह 70S है, एक जगह 80S है, ये तो आप पढ़ते हो। 70S है, एक जगह 80S है, ये तो आप पढ़ते हो। एक में 70S है, एक में 80S है। एस का मतलब साइज नहीं है, एस का मतलब कुछ बच्चा स्वेडबर्ग यूनिट होते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होते हैं, ये तो आपको थोड़ा बहुत तो आता है ना। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि हमारे अंदर में मेम्ब्रेन कैसे सेल ऑर्गेनल है, मैं यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूं तुम्हारी। तो यूकैरियोट्स के अंदर में दोनों तरह के स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन कवर्ड भी है यानी मेम्ब्रेन बाउंड भी है, मेम्ब्रेन से कवर्ड यानी मेम्ब्रेन बाउंड भी है, और बिना मेम्ब्रेन वाले भी है, मेम्ब्रेन लेस भी। तो हमारे अंदर दोनों है, मेम्ब्रेन बाउंड भी है और हमारे अंदर में मेम्ब्रेन लेस भी है। चलो मैसेज करके बताओ, हमारे अंदर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल कौन कौन है? मैंने अभी बताया था हमारे अंदर में मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल कौन कौन है, एनीवन? अभी बताया था सर राइबोसोम, राइबोसोम और बच्चा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बोलो, सेंट्रोसोम बोलो, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पर बच्चा एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि ये सेंट्रियोल बच्चा केवल एनिमल सेल में होते हैं, केवल एनिमल सेल में होता है। तो नीट के पेपर में आया कि प्लांट में ऐसा कौन सा, प्लांट के अंदर में ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन लेस है? तो केवल आंसर बच्चा राइबोसोम कीजिएगा, केवल राइबोसोम कीजिएगा, क्योंकि वहां सेंट्रियोल होता ही नहीं। लेकिन पूछे एनिमल सेल के अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनल जो बच्चा कैसे मेम्ब्रेन लेस है, तो आंसर बच्चा दोनों कीजिएगा, राइबोसोम प्लस सेंट्रियोल दोनों कीजिएगा ध्यान से, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करना है। अब पूछा जाएगा मेम्ब्रेन बॉन्ड कौन कौन है, तो आप बोलिएगा मेम्ब्रेन बॉन्ड बटा दो तरह के, कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल है जो दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, दो मेम्ब्रेन है बच्चे, जैसे न्यूक्लियस आप बनाते हो या मैंने बनाया, आपने पढ़ा है आउटर पार्ट, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाते हो तो बोलते हो आउटर मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चे दो मेम्ब्रेन है। जब आप प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट बनाते हो तब भी वहां पढ़ते हो बच्चे कि दे हैव द टू मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, दो मेम्ब्रेन से कवर्ड कौन कौन से सेल ऑर्गेनल है? तो आप लिखिएगा 3, बोलो कौन कौन? दो मेम्ब्रेन से कवर्ड सेल ऑर्गेनल कौन कौन है? तो आप एक नाम बोलिएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ठीक है। दूसरा पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, अब सभी को मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। तीसरा पूछा जाएगा प्लास्टिड, वो भी बच्चा दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो मेम्ब्रेन बॉन्ड तो है, क्या वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है या सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड है?
तो अब तुम बोलोगे सर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड कौन कौन है? जो भी तुम्हें याद है, जो भी सेल ऑर्गेनेल तुम्हें याद है, यानी कि ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, गोल्जी बॉडी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, वैक्यूल एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। कुछ नाम सुना होगा बच्चा, परऑक्सीजोम, परऑक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम, ये सभी बच्चा सिंगल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। बात समझ में आ गई? तो हमारे अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड कौन है, मेम्ब्रेन लेस कौन है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं किसी बच्चे से पूछता हूं कि यूकैरियोट में बच्चा राइबोसोम कैसे हैं, 70s 80s, तो अब बताओ, तुम बताओ, आंसर करो। यूकैरियोट में राइबोसोम कैसे हैं, 70s 80s, बोलो क्या बोलो। हमारे अंदर राइबोसोम कैसे हैं? 90% बच्चा गलत देता है इसका आंसर, ये 90% बच्चे आंसर गलत देते हैं। हमारे अंदर राइबोसोम कैसे हैं, बोलो फटाफट, मैसेज करो, ये तो बहुत आसान है। हमारे अंदर राइबोसोम कैसे हैं, हम यूकैरियोट्स हैं, 70s 80s या बोथ? चलो मैं चेक करता हूं कुछ, एनीवन? तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चा बोथ। हमारे अंदर 70s भी है और हमारे अंदर 80s भी है। सर कैसे? यहां पर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो इस कहानी को पहले समझो, इस कहानी को पहले समझो। ये देखिए, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये देखिए ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, और इस यूकैरियोटिक सेल में ये बच्चा न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ठीक? ध्यान सुनना, न्यूक्लियस से बच्चा जो जुड़ा हुआ एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है बच्चा, जिसे आप कहते हो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद कीजिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें छोटे छोटे राइबोसोम अटैच्ड हैं, तो आप कहते थे बच्चा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ याद आया? तो ये बच्चा जो राइबोसोम यहाँ अटैच्ड है, अटैच्ड है, ये राइबोसोम बच्चा 80s, कैसे 80s, कोई कंफ्यूजन नहीं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे राइबोसोम है, तो बोलिए 80s, ठीक है। कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे, अकेले घूम रहे, किसी से अटैच नहीं, साइटोप्लाज्म में वो फ्री घूम रहे, ये भी बच्चा 80s है, 80s है। सर दोनों प्रोटीन बनाते हैं, हाँ, तो फिर क्यों अलग अलग है? दोनों 80s है, दोनों प्रोटीन बना रहे हैं, एक फ्री है एक अटैच है, तो क्यों? तो जो प्रोटीन सेल को घर के लिए चाहिए, अपने घर के लिए चाहिए, वो बच्चा फ्री राइबोसोम बनाएगा। जो प्रोटीन घर के लिए चाहिए, अपने सेल को जरूरत है, फ्री राइबोसोम। और जिस प्रोटीन को बच्चा सेल से बाहर जाना है, सिक्रीट होना है, बाहर रिलीज होना है, तो वो बच्चा अटैच वाला राइबोसोम बनाएगा। क्या बात समझ में आई? प्रोटीन तो बनाएंगे, अटैच भी बनाएगा, फ्री भी बनाएगा। तो जनरली जो बाहर जाएंगे वो अटैच राइबोसोम से प्रोटीन बनेगा, घर वाले फ्री राइबोसोम। तो सर 70s का है, समझिए। अब तुमने अगर पढ़ा होगा कभी, ये बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हो, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन तो है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन इनके अंदर बच्चा राइबोसोम होते हैं, और ये राइबोसोम बच्चा 70s होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम है, वो बच्चा 70s। और अगर कोई प्लांट सेल है तो उनके अंदर बच्चा प्लास्टिड भी होगा, यानी क्लोरोप्लास्ट भी होंगे, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो राइबोसोम होगा वो भी बच्चा 70s होंगे। तो हमारे अंदर 70s भी हो गया, हमारे अंदर बच्चा 80s भी हो गया, हमारे अंदर 70s भी हो गया बच्चा, हमारे अंदर 80s भी हो गए। तो ये हमारे अंदर दोनों तरह के राइबोसोम है, आसानी से समझना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बच्चा अपने डीएनए भी है, सर्कुलर शेप के। माइटोकॉन्ड्रिया तो अपना डीएनए भी रखता है। इसी तरह से जो प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, उनमें भी बच्चा अपने डीएनए, इनमें भी अपने डीएनए, इन दोनों में बच्चा अपने डीएनए होते। सर अपना डीएनए, अपना राइबोसोम तो अपना प्रोटीन बनाएंगे, हाँ, अरे अपना डीएनए अपना राइबोसोम तो अपना प्रोटीन बनाएंगे। तो कहानी को समझना, जो डीएनए के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए, तो अपना डीएनए है बच्चा सर्कुलर शेप का, अपना डीएनए है,
तो सर अपना आरएनए बना सकता है, बोले एकदम बनाएगा। अपना डीएनए बचा तो अपना आरएनए बनेगा, और अपना आरएनए तो राइबोसोम से जुड़ेगा, राइबोसोम से जुड़ेगा तो अपना प्रोटीन भी बना लेगा। सेंट्रल डोग्मा, अपने डीएनए अपने आरएनए, अपने राइबोसोम तो अपने प्रोटीन, तो क्या अपना सेंट्रल डोग्मा चला रहा है, ये तो अपना प्रोटीन बना रहा है। तो प्लास्टिड में भी सर अपना प्रोटीन बनेगा, बोले हाँ। तो सर ये तो अपने प्रोटीन बना रहे हैं, क्या इनको जरूरत है बाहर से? तो ध्यान सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को मान लो 100 प्रोटीन चाहिए, तो बच्चा 30 प्रोटीन तो खुद से बना लेता है, 30 प्रोटीन 30 प्रोटीन तो बच्चा खुद से बना लेता है। लेकिन बाकी बचे 70 प्रोटीन, इस प्रोटीन की भरपाई न्यूक्लियस से होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में अपना डीएनए है, डीएनए से बच्चा आरएनए बनेंगे, और आरएनए बच्चा राइबोसोम के पास जाएगा और प्रोटीन बनाएंगे। तो बाकी का प्रोटीन वो न्यूक्लियस के हेल्प से बना करके मांगेगा। तो कुछ प्रोटीन खुद से बना रहे हैं, कुछ प्रोटीन न्यूक्लियस के हेल्प से बन रहा है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को, प्लास्टिड को कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी का मतलब हाफ, ये आधा इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आधा काम तो खुद से कर सकते हैं, अपना प्रोटीन तो बना ही सकते भाई, लेकिन 100% नहीं कर सकते। अगर ये 100% अपना प्रोटीन बना लेता तब तो ये बच्चा ऑटोनोमस हो जाता, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाता। लेकिन ये सेमी मतलब हाफ इंडिपेंडेंट, आधा काम खुद से कर लेंगे, आधा न्यूक्लियस के हेल्प से करेंगे। तो ये क्वेश्चन आएगा कि बताइए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कौन है, करके आइएगा। कौन से सेल ऑर्गेन अपना डीएनए रखते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। अपने राइबोसोम रखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। सेमी ऑटोनोमस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। डबल मेम्ब्रेन कौन कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। हाँ, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन का है, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन का है। तो यहां तक चीजें 100% कुछ समझ में आई? यहां तक चीजें तो आपको आती होगी, ये सेल वाला चैप्टर तो बच्चा आसान होते हैं। बोलो फटाफट। एक चीज और ऐड करूंगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, 2 मिनट और चाहिए। क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट बोलो। क्या यहां तक क्लियर है? जिनका छूट गया बच्चा, रिकॉर्डेड वाले पार्ट में देख लिया करो ना, 1 घंटे में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर सकते ना। तो जहां पर अगर स्लाइड छूट गए, थोड़ा मिस हो गया कॉन्सेप्चुअल पार्ट, सुबह में बच्चा जब अपलोड होगा वो लोग पार्ट को 10 मिनट देख लेगी ना, हो जाएगा। सुबह में रिवाइज कर लेंगे, बहुत सारी चीज सीखोगे। अब ध्यान सुनना, तो मैं एक कहानी बोल करके एंड कर रहा हूं, समझना चीजों। कहानी ये है कि ये बच्चा हमारा यूकैरियोटिक सेल है, और बच्चे इनके अंदर में न्यूक्लियस बन चुके हैं। ये बच्चा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, N4 न्यूक्लियस। आखिर हमारा यूकैरियोटिक सेल में बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड कैसे आए? इवोल्यूशन कैसे हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, प्लास्टिड अपने आप बन गए क्या? सेल सोया हुआ था, सुबह में उठा, क्या उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बन गए? क्या उसके अंदर अपने आप प्लास्टिड बन गए? कैसे बना? तो इस कहानी से बच्चा बहुत सारा लिंक होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। देखिए हुआ क्या कि बच्चा ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया था, ये बच्चा एक बैक्टीरिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। इनके पास अपने पिगमेंट थे, बच्चा अपना फोटोसिंथेसिस करते थे, ये अपना फोटोसिंथेसिस करते थे, अपना खाना बनाते थे। हम पढ़ा है बच्चा, मोनेरा किंगडम में ब्लू ग्रीन एल्गी एडवांस बैक्टीरिया है, उनके अंदर पिगमेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये बच्चा क्या करते थे? फोटोसिंथेसिस, और अपना लाइफ मस्त चला रहे थे। तो हमारा सेल यूकैरियोटिक सेल ने इनको बच्चा ऑफर दिया कि आप ब्लू ग्रीन एल्गी मेरे अंदर में आ जाइए, साइटोप्लाज्म में आ जाइए, आप ब्लू ग्रीन एल्गी मेरे साइटोप्लाज्म में आ जाइए और यहीं रहिए। आपको रहने के लिए जगह मिल जाएगा, आपका केयर भी कर देंगे, सब कुछ देंगे। बदले में आप बच्चा फोटोसिंथेसिस करके मेरे लिए भी खाना बना दो, फोटोसिंथेसिस करके मेरे लिए भी खाना बना दो। और यही ब्लू ग्रीन एल्गी बच्चे इवोल्यूशन में माना जाता है, वो कन्वर्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट में। तो यही बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे सेल के अंदर इंटर कर गया, और वही इवॉल्व होकर के बन गया क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन कैसे हुई, समझ में आई? ठीक है, कि एक बैक्टीरिया हमारे अंदर इंटर कर गया होगा और यही रह गया, और इवोल्यूशन में वही किसमें कन्वर्ट हो गया?
क्लोरोप्लास्ट। सर कैसे, कोई एविडेंस है आपके पास? हाँ है, मैं एविडेंस अभी दूंगा, मैं एविडेंस दूंगा। बोले ठीक। इसी तरह से कोई बैक्टीरिया था जो बच्चा रिस्पिरेशन करता था, एटीपी जनरेट करता था, एनर्जी बनाता था। कोई बैक्टीरिया था, फूड को तोड़ करके एनर्जी जनरेट करता था। किसी तरह से वो बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर आ गया और हमारे सेल ने उसे ऑफर दिया कि आप रहिए, यहां रेस्पिरेशन कीजिए, बदले में हम आपका केयर करेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, आप मेरे लिए कुछ करो, हम आपके लिए कर देंगे। तो यही बैक्टीरिया अपने आप को कन्वर्ट कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें कन्वर्ट कर लिया? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माना जाता है कि जो बैक्टीरिया थे वही बच्चा इवॉल्व होकर के माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गए, जो बैक्टीरिया थे वही बच्चा क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गए। तो अब बोलोगे सर ये तो कैसे हो सकता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वो किसी जमाने में बैक्टीरिया था क्या? तो मेरे पास में इसको सपोर्ट करने के लिए, इसे समझाने के लिए 4 थ्योरी है। कैसे? एक लाइन में क्लियर हो जाए। बोले सर कैसे? तो आप क्या करो, इधर लिख दो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और इधर लिख दिया बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट। सर कैसे मैं मान लूं कि बैक्टीरिया इवॉल्व होकर के क्लोरोप्लास्ट बन गए या माइटोकॉन्ड्रिया? सिंपल सी कहानी है, बैक्टीरिया के अंदर बच्चा 70s राइबोसोम, प्लास्टिड भी बच्चा क्या 70s राइबोसोम थे? बोले हाँ। क्या दोनों में राइबोसोम तो 100% सिमिलर दिख रहे हैं? दोनों में राइबोसोम तो सिमिलर दिख रहा है ना। दोनों के अंदर में बच्चा बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए है, सिंगल एक सर्कुलर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी एक ही डीएनए सर्कुलर शेप के, एक ही डीएनए सर्कुलर शेप के, एक शेप के, एक नंबर के। बैक्टीरिया में जैसा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में वैसा डीएनए। बैक्टीरिया बच्चा डिवाइड करने के लिए बाइनरी फिजन यूज करता है, 20 से डिवाइड करके 2 पार्ट्स में टूट जाता है, बाइनरी फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चा वो भी तो बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। 1 से 2 माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बन गए? पुराना माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कर गया, 2 पार्ट में टूटा, 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करके 2 क्लोरोप्लास्ट बन गया। इसका मतलब बैक्टीरिया की तरह ये लोग भी काम कर रहे हैं। लास्ट, बैक्टीरिया के अंदर में लार्ज साइज के बच्चा पोर पाए जाते हैं, इनके मेम्ब्रेन पे लार्ज साइज के बच्चा पोरीन होते हैं, बड़े साइज के, जिससे बड़े सब्सटेंस को ले सके। माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चा, प्लास्टिड में भी ये पोरीन, बड़े साइज के पोर देखे गए। इससे ये पता चलता है कि बैक्टीरिया से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया 100% सिमिलर दिख रहा है। दोनों के राइबोसोम एक समान, दोनों के डीएनए एक समान, दोनों के अंदर बाइंडरी फिजन, दोनों के अंदर पोरीन प्रोटीन। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जरूर रिलेशन है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया के बीच। तो यही थ्योरी थी बच्चा, जिसे हम कहते हैं इंडो सिम्बायोट थ्योरी। इससे आपको कई सारे कॉन्सेप्ट में हेल्प मिलेगा, आपको कई सारे कॉन्सेप्ट में हेल्प मिलेगी कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे राइबोसोम है, आप बैक्टीरिया वाला बोल देना। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा डीएनए, बैक्टीरिया वाला बोल देना। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है, बैक्टीरिया के करता है। बैक्टीरिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे पोर्स है, बड़े साइज के, बोले हाँ सर बैक्टीरिया में होते हैं। तो ये बच्चा आपको सपोर्ट करता है कि जो बैक्टीरिया ही ट्रांसफॉर्म होकर के माइटोकॉन्ड्रिया बने। क्या यहां तक कुछ नया चीज सीखा? बोलो फटाफट, किसे किसे कहानी समझ में आई? तो तुम्हें लगता था बच्चा सेल वाला चैप्टर आसान होगा, लेकिन बच्चा कॉम्प्लेक्सिटी है, तभी तो हम आगे बढ़ोगे। जो बच्चा पढ़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा, और जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर से डरेंगे, वो तो बच्चे डॉक्टर नहीं बनने वाले, वो तो 100% है। तुम डरोगे तो बच्चा 15 लाख बच्चे हैं, उनमें कुछ ही का सिलेक्शन होना है। तो जो बच्चा डरेगा नहीं, पढ़ेगा, कोशिश करेगा, उन्हीं का तो सिलेक्शन होना है। तो चलो यहां तक कर लोगे, नहीं समझ में आएगा रिवाइज कर लेना। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बच्चा 11th के 12th के मर्ज करके दे दिए, तो यहां तक आप लोग कर लीजिएगा, फटाफट बोलो, हो जाएगा सभी का? यस नो, यस नो, कुछ समझ में आ रहा है? एक बबीता का आवाज आता है, मानसी, साक्षी, बबीता, ये तो है ही है। रितिका, ये तो कभी बोलती ही नहीं। ठीक है, हाँ अनु, हाँ अनु का आया।
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल क्लियर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। हाँ रितिका का भी आ रहा है, साक्षी का, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट डे इसे आगे करेंगे। अगर बच्चा दिक्कत हुआ तो वापस से रिकॉर्डेड फॉर्म सुनिएगा, क्योंकि चैप्टर सिंपल है बच्चा, 5-5 क्वेश्चन आते हैं नीट में, सेल वाले चैप्टर से 5 क्वेश्चन आते हैं। चलो ठीक है, और किसी को डाउट होगा वो मुझे डायरेक्टली मैसेज या ग्रुप में मैसेज भेज दीजिएगा।